क्या मुझे फिनलैंड आना चाहिए या मैं जर्मनी चला जाऊं, या मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी एक ऑफर आ रही है, मुझे कनाडा से भी यूनिवर्सिटी ने लेटर भेज दिया है, तो विच कंट्री टू चूज और वो कैसे सिलेक्ट करें। अब इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बंदा जो फिनलैंड में रहता है पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से, उसको ये कैसे पता होगा कि वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और उन सबको कंपेयर करके आपको एक आंसर दे दे विद इन 5 मिनट्स, और आपको बस कुछ एफर्ट ना करनी पड़े और आप बस ग्रुप में पोस्ट करें और आपको सब पता चल जाए। तो यार ये थोड़ी सी गलत एक्सपेक्टेशन है, दिस इज रियल रॉन्ग ना। अब वो अगर फिनलैंड में रहता है तो वो फिनलैंड के बारे में बता सकता है, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि फिनलैंड से पहले ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो। लेकिन अगर एक बंदा कभी कनाडा गया ही नहीं है, एक बंदा कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं है, तो वो किस किस्म की सलाह आपको देगा, किस किस्म का मशवरा देगा। थोड़ी सी एफर्ट खुद कर लें, खुद से देखें कि ये इस तरह से देख लें कि फिनलैंड आने के क्या फायदे नुकसान है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमिंग टू फिनलैंड एंड व्हाट आर द merits and demerits. Similarly, check with the Australia too, check with the Canada and others too, and then you compare yourself. आप खुद से फिर उसको कंपेयर करो और उसका एक आंसर बनाओ, फिर आप उस पर डिसीजन लो। तो अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेहतर है, कनाडा बेहतर है, ये क्या बेहतर है। आपके जो हालात हैं, जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो आपको चाहिए बाहर आने के, हर बंदे के अपने अपने पर्पस होता है और उसने क्या अचीव करना होता है, वो ऑब्वियसली आपके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, किसी एक और बंदे के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिनलैंड आप क्यों ना आए। अच्छा, मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा कि आपने फिनलैंड क्यों सेलेक्ट किया, आप क्यों आ रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपने सेलेक्ट किया तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। आप कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, इतनी मार्केटिंग कर रही है फिनिश यूनिवर्सिटीज और सारा कुछ, तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रैक किया होगा। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे 4-5 चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, सरप्राइजेस कहाँ मिलेंगे और ऐसे फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से आप फिनलैंड को सिलेक्ट ना करें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम गोना गिव यू 5 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट कम टू फिनलैंड। क्रॉस लगा देना है कि यार मैंने नहीं आना अगर ये 4-5 चीजें हैं और मैं इनके साथ कॉप नहीं कर सकता और ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा इतना कुछ, तो फिर भाई आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को देख लो, कुछ और देख लो। एक बार जब आप आ जाते हो ना किसी भी विदेशी मुल्क में, फॉरेन कंट्री में, और वहां से फिर एकदम से निकलना इतना आसान नहीं होता, आपको उसमें प्रोसेस में जाना होता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो ये जो डिसीजन है ना अपनी कंट्री से, चाहे आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, साउथ एशिया क्लस्टर से, कहीं और से भी आ रहे हो, तो आपको ये देख सोच के डिसीजन लेना है। जब आप एक दफा ले लेते हो तो इतनी जल्दी और इजीली फिर आप स्विच नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है आपको ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल टेल यू 5 रीजन व्हाई यू शुड नॉट कम टू फिनलैंड। द नंबर 1 इज फिनिश वेदर। अच्छा, अब इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। फिनलैंड में जो मौसम है, वैसे तो कहा जाता है कि इसमें 4 सीजन है, लेकिन सच्ची बात ये है कि 4 सीजन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उस तरह से नहीं होते जिस तरह से आपको आदत है उसकी। तो सीजन जो है वो शॉर्ट होते हैं, एक सीजन लंबा होता है। फिनिश वेदर में जो सर्दियां हैं, जो विंटर है, उसका बड़ा रोल है। कम से कम 7-8 महीने की विंटर बन जाती है। उसमें ऐसे भी महीने आते हैं कि जहां सब कुछ जम जाता है, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हर चीज जम जाती है, बर्फ पड़ती है ठीक ठाक, और फिर सड़क पे चलना मुश्किल होता है, यू स्ट्रगल, यू फेल, आप गिरते हैं कई दफा जमीन पे, प्रॉब्लम्स हैं, चोट लग जाती है, बड़ा कुछ होता है। उसके लिए ऑब्वियसली गैजेट्स अवेलेबल हैं, गाड़ियों के अंदर टायर भी चेंज होते हैं, शूज के नीचे भी कुछ पहनने को होता है, लेकिन वो आसान नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह आपको आदत पड़ी है कि मैं सुबह यहाँ चला जाऊँ तो दोपहर पहुंच जाऊँ। यहाँ फिर सारे दिन में सर्दी में एक ही काम होता है। दूसरा मसला डार्कनेस है, अंधेरा है। अगर आपको आदत नहीं है बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की, और आपको आदत नहीं है बहुत ज्यादा अंधेरे में रहने की जहां सनलाइट आपको नजर नहीं आनी, सूरज दिखना ही नहीं है, तो भाई फिर फिनलैंड इज नॉट द आइडियल डेस्टिनेशन फॉर यू। फिर आप कोई और मुल्क देख लो जो कि आपकी लिस्ट में है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही चलता है भाई। शुरू में बर्फ बहुत अच्छी लगती है, जो कि लगनी भी चाहिए। आप पहला 1-2 साल तो बहुत एंजॉय करते हो और तस्वीरों से भर देते हो अपने सोशल मीडिया, और वो अच्छी बात है, ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। लेकिन बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे साल फिर आपको जो है ना रियलिटी हिट्स यू फिर एक के सामने आती है कि यार अभी क्या, फिर मायूसी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिनलैंड में जो ना वेदर है वो थोड़ा हार्श है, विंटर खासतौर पर बहुत हार्श है। हाँ, अगर जब समर होता है तो समर में फिर आप एंजॉय करते हो। समर में टेम्परेचर उतना जो है वो ऊपर नहीं जाता, 40-45 नहीं होता, 20-22 रहता है। यू हैव फन, लेक्स और वो सारी, फिर वो समर में खूबसूरत जगह है। मैं तो ये कहता हूँ कि फिनलैंड में समर आपको फिनलैंड में ही गुजारना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। विंटर टफ है। अब ऑब्वियसली जो विंटर गुजारेगा, इतना बर्दाश्त करेगा, फिर वो समर को भी एंजॉय करेगा। ऑटम जो है वो ऐसे थोड़ा सा ही होता है, मेरा ख्याल है कोई 1-2 हफ्ते के लिए पत्तों का रंग शंग बदलते हैं, बाद में झड़ जाते हैं, यू नेवर नो। और बाहर वाला मजाक हमने रखा नहीं हुआ, ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि फिनलैंड में स्प्रिंग होती होगी भाई, हमने तो नहीं देखी। तो मतलब वो सर्दियां जा ही रही होती है तो उसको हम बाहर कह के ना एक दूसरे पे हिट रहते हैं, तुझे पता बाहर आ गई, तुझे पता बाहर आ गई, दिखती नहीं है बाहर।
आई होती है कहीं। एनीवे, तो दिस इज द थिंग। तो अगर आप सर्दी में नहीं रह सकते और अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर ऑफ -30, -35, इवन -40 इन सम एरियाज, तो भाई फिर फिनलैंड आपके लिए नहीं है, फिर आपको कोई और जगह देखनी चाहिए। नंबर 2 इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, एक ही बड़ा मसला है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मेरे चैनल पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सब फ्री है फिनलैंड में, सब फ्री है। और अल्लाह बख्शे हमारे कुछ यूट्यूबर्स को, उन्होंने कसम खा रखी है कि उन्होंने झूठ ही बोलना है, वो सच नहीं बताते। तो भाई साहब कहाँ फ्री है, क्यों झूठ बोलते लोगों के साथ? वो वहां बैठा है पिछले देश में, उसको लगता है कि उसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना, उसको तो बस फिनलैंड पहुंचना है। अरे भाई हर चीज के पैसे हैं, फ्री कुछ नहीं है। आसान करके समझा देता हूँ, आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, जो पगार मिलती है, उसमें से पैसे पहले ही ले लिए जाते हैं। कम से कम 20% से 30%, डिपेंड करता है कि आपका टैक्स रेट क्या है, क्योंकि जो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव है। मानो जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आपसे टैक्स पहले ही ले लिया, आपको 10 रुपए दिए, उसमें से 2 पहले काट लिए, 3 पहले काट लिए, 4 पहले काट लिए और 6 रुपए आपको खर्च करने के लिए, तो फ्री कहां से हो गया भाई? ये किससे बोल दिया आपको फ्री है? हर चीज, ये जो सोशल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपकी कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट मिलते हैं। आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो, जब आप आके काम करते हो तो फ्री कुछ नहीं है। तो इस इल्यूजन से अपने आप को निकालिए। भरा पड़ा इंटरनेट, कभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज फ्री, स्टडी फ्री, मेडिकल फ्री, ये फ्री। अरे भाई क्यों उल्लू बना रहे हो? सही तरह बताओ कि भाई एक बंदा तो काम करेगा ना, एक फैमिली है, उसमें अगर मदर को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज में, देशों में नहीं मिलते, तो भाई उसका हस्बैंड भी तो बेचारा लगा हुआ ना, सुबह शाम 12-12, 14-14 घंटे, हम वो नहीं बताते। तो ये थोड़ा सा हमारा भी कसूर है कि हम सही बात नहीं बताते। बहरहाल हम आपको बोल रहे हैं भाई कुछ फ्री नहीं है फिनलैंड में। और एक वो कहावत भी है इंग्लिश में, देयर इज नो फ्री मील, तो वही वाली बात है, फ्री कुछ नहीं है। यू पे ए कंट्रीब्यूशन एंड देन यू गेट इट। टैक्स की बात कर लें तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ टैक्स के हवाले से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में कैसे होता है, उसका लिंक मैं कहीं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया इनकम टैक्स। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स भी देते हो। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वो जिसे हम सेल टैक्स के नाम से वाकिफ है, हम जो भी चीज खरीदोगे उसके ऊपर टैक्स दोगे भाई, वो 24% है, 24%। तो 24% आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी देना है। तो अब भी अगर आपको कोई कहे कि इनकम टैक्स भी आप देते हो और वैल्यू एडेड टैक्स भी आप देते हो, फिर आपको कहे जी फिनलैंड आ जाओ, यहाँ सब कुछ फ्री है, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, तो भाई मेरा ख्याल है फिर मैं आप क्या बोलूं उस पर, आप खुद ही सोच लो। सो देयर इज नथिंग फ्री, ऑब्वियसली यू नीड टू पे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जाती है। जिस तरह के इलाके में, शहर में आप रहते हैं, वहां पे अगर छोटा शहर है तो रेंट भी कम होगा, ग्रोसरी वगैरह तो सेम ही है, लेकिन रेंट और ट्रांसपोर्टेशन की मैटर करती है। बड़ी सिटीज में चले जाओ, हेलसिंकी में, वांता में, एस्पो में, इधर उधर ये जो आप कह लो कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, वहां तो रेंट ही नहीं हाथ में आता भाई, रेंट ही नहीं पकड़ के दे रहा। 1200, 1500 अच्छा फ्लैट लेना है, 2000, 1800 तक रेंट चला जाता है। तो ये तो भी रही है कि 5-6 हजार यूरो की सैलरी हो, 10,000 यूरो की सैलरी हो, तो फिर गुजारा होता है। अब सब तो 10,000 यूरो नहीं कमाने लगे ना आके, जो बेचारे ऑड जॉब्स कर रहे हैं वो कहां से निकालेंगे इतना रेंट? मुश्किल हो जाता है। तो ये कंपैरेटिव है। छोटे सिटीज में रेंट कम है तो ऑब्वियसली फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो एक बात तो तय हो गई कि फिनलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी एक्सपेंसिव है। कंपेयर टू नॉर्वे, स्वीडन थोड़ा सा सस्ता लगता है हमें, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द यूरोप और जो मेनलैंड यूरोप है उससे बहुत महंगा है। मतलब यूरोप के भी सेगमेंट्स है, इस पे फिर कभी बात करेंगे कि यूरोप का कौन सा हिस्सा अमीर है कौन सा, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जिन्हें कहते हैं या नॉर्डिक रीजन कहते हैं, इसमें फिनलैंड कुछ सस्ता नहीं है। इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री। ये पूछे अपने किसी पोलिश दोस्त से, पूछे अपने किसी बुल्गारियन दोस्त से, पूछे अपने किसी रोमानियन दोस्त से जो कि यूरोप में रहते हैं और वो फिनलैंड आए हैं, उनके मैं कहता हूँ आंखें बाहर आई होती है इतना पैसा खर्च करके, कहते हैं यार ये तो बहुत महंगा है। तो ये फर्क है। तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये बात मैं पता नहीं कैसे समझाऊं, लेकिन मैं फिर ट्राई कर रहा हूं। बाहर लोग फिर क्या करते हैं, मेरे को गुस्सा कहाँ आता है, मुझे लोग टैग करते हैं वो वाली वीडियोस उल्टी सीधी जिसमें झूठ बोला गया होता है जी सब कुछ फ्री है, और वो टैग करते हैं जी ये आप जरा देख के बताएं क्या ऐसा ही है, क्या वीजा भी फ्री है, क्या ये भी फ्री है? अरे भाई कुछ फ्री नहीं है। वो आपको बुलाते हैं, फिर आप यहाँ काम करते हैं, आप टैक्स सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आप कमाते हैं, उसमें से वो अपना हिस्सा लेते हैं, टैक्स लेते हैं। इस बात को समझना कितना मुश्किल है कि उनको काम करने वाले लोग चाहिए, मशीनें चाहिए, वो खुद नहीं काम करना चाहते। तो आप लोग आएंगे, स्टूडेंट बने, जो भी बने, 25-30 घंटे का काम अलाउ कर दिया, आप 30 घंटे कर दिए स्टूडेंट को। बंदा पूछे 30 घंटे काम क्यों अलाउ कर दिया? इसलिए कर दिया ना कि स्टूडेंट काम करते हैं, पढ़ाई भी करो साथ काम भी करो। उनको ऑड जॉब्स के लिए, जो छोटी मोटी जॉब्स होती है उसके लिए लोग मिल जाते हैं और आप काम करते हैं। अब ऑड जॉब्स तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो चैनल पे कहीं ढूंढ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्लीनिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, वो डिलीवरी कितने पैसे बनेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी खुद भी रिसर्च कर लिया करें। इसके अलावा भी और भी चैनल हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको भी देखा करें, आप थोड़ी रिसर्च करें। और एक बात ज़हन में बना लें, फ्री कुछ नहीं है भाई, देयर इज अ कॉस्ट टू पे, एवरीबॉडी नीड्स टू पे। कीप दिस थिंग इन माइंड. This video is sponsored by VisaPro. VisaPro is online visa consulting whose aim to make immigration to Finland simpler. So log into www.visapro.fi and avail the free assessment. तो अगर आप भी फिनलैंड आना चाहते हैं तो आज ही VisaPro की वेबसाइट पर जाएं और फ्री असेसमेंट फॉर्म फिल करें. Our consultant will be in touch with you accordingly.
थर्ड इज द लैंग्वेज बैरियर। फिनलैंड की जो ऑफिशियल जुबान है वो फिनिश है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग फिनिश बोलते हैं। इसका एक और मतलब क्या है कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। बहुत सारे जो यंग फिन्स हैं उनको इंग्लिश आती है, स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते या वो नहीं बोलते। इनको हमारी तरह वो डिलेमा नहीं है इंग्लिश का, जिस तरह के हमें है कि भाई इंग्लिश बोलने वाले पढ़ा लिखा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये लोग अपनी जुबान बोलते हैं। तो अब अगर आपको जुबान नहीं आती तो आप खुद से सोचो कि आप एक मुल्क में रहते हो, पढ़ते हो और यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हो, पासपोर्ट लेना चाहते हो, यहाँ पे रहना चाहते हो, कैसे रहोगे भाई अगर जुबान नहीं आती होगी? फिर जाहिर सी बात है जॉब में प्रॉब्लम आएंगे, डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं, जो रोजमर्रा के काम है उनमें मसला आएगा, दिक्कत आएगी, तो कैसे बात करोगे? तो जब तक आपको किसी भी कंट्री की जुबान, लैंग्वेज और भाषा नहीं आएगी तो आप उसमें अच्छी तरह से घुल मिल नहीं सकते, इंटीग्रेट नहीं हो सकते। तो लैंग्वेज बैरियर वैसे तो पूरे यूरोप में है, आप कहीं पे भी चले जाएं, जर्मनी की अपनी है, हर जगह की अपनी जुबान है, फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, फिनलैंड की लैंग्वेज फिनिश है तो आपको ये बोलनी है। अब ये कहना कि यार ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? भाई वो नहीं बोलना चाहते थे, ऑप्ट नॉट टू, उन्होंने चूज किया कि नहीं, दे प्रेफर टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक फिनिश, वो नहीं बोलते। हाँ, जब कभी उनको आपसे काम पड़ जाए और उनको पता हो कि आपको जुबान नहीं आती तब वो इंग्लिश में बात कर लेंगे आपसे, बट जनरली फिनिश बोलते हैं और आपको फिनिश सीखनी है। तो अगर आपका जो प्लान है फिनलैंड आने का और उसमें आपने ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने आगे जुबान भी सीखनी, तो भाई उसको जरा रिवाइज करो। अगर आपको फिनिश लैंग्वेज नहीं आएगी तो ना तो आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो, अब तो रूल्स भी चेंज हो गए, अब तो उन्होंने उसको भी सख्ती कर दी है कि पीआर लेने के लिए भी आपको लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है, नेशनलिटी के लिए भी करना होता है, उसके अलावा जॉब्स नहीं मिलेंगे आपको, बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो लैंग्वेज आपने सीखनी है। इस पर भी मैंने कुछ बात की हुई थी कि फिनलैंड के जो लोग हैं उनको इंग्लिश आती है लेकिन क्यों नहीं बोलते। उसमें एजेस मैटर करती हैं। अगर आप एक बूढ़ा बंदा देखोगे जिसकी एज ज़्यादा है तो वो देयर आर लेस चांसेस कि वो इंग्लिश बोलता होगा। यंग जनरेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है, बट अगेन वो उनकी चॉइस है, दे वांट टू स्पीक, दे डोंट वांट टू स्पीक, यू कांट फोर्स देम। तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो ठीक ठाक रहता है। अब फिनिश लैंग्वेज ऐसी है कि इसमें अगर आपको पहले कोई और जुबान आती है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये आपको जीरो से सीखनी है, फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि किसी लैंग्वेज फैमिली में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि यार मेरे को ये जुबान आती है, थोड़ी बहुत ये भी आती है, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल डिफरेंट ना। तो और अगर आप टॉप 10 टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड देखोगे तो फिनलैंड की लैंग्वेज आ जाएगी फिनिश में, कल 5 6 नंबर पे होगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इट इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। हमने भी कोशिश की भाई, सीखी थोड़ी बहुत। अभी ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी आती है, लेकिन गुजारा हो जाता है। तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ उस पर भी, जब मैंने लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया था और उस पर सीखा था, उसके बाद मैं कितनी बोल लेता था, आप चेक कर लीजिए, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए आपको। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप फिनलैंड में रहेंगे और आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे और उसके बाद भी आप कामयाब रह सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू डिसएग्री। हालांकि आईटी सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स में जहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं और आजकल जिनकी डिमांड है, उनको जॉब तो मिल जाती है। प्रॉब्लम यह है कि सारी जिंदगी क्या कोडिंग ही करनी है, टीम लीड भी करनी है कि नहीं करनी। और जब आप टीम लीड करने जाएंगे, आगे जाना चाहेंगे, 10-15 बंदों को लीड करना है, तो वहां पे लैंग्वेज स्किल्स चाहिए होंगी, तो उसके अलावा तो गुजारा नहीं है। अच्छा, फिर लैंग्वेज का एक और फंडा भी है। आपको जब जुबान सिखाई जाती है तो आपको वो कह रहे हैं बुकिश लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है, वो आप घंटों लगाते हैं उस पर, यू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स और आप फिनिश लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन जो बोली जाती है आम जो भाषा जैसे कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज, पूहे के लिए, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आम बोलने में, तो फिर आप उस पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको फिनिश लोगों से इंटरेक्शन भी करना है और लैंग्वेज भी सीखनी है, इसमें टाइम लगता है। तो अपना प्लान जो भी आप बना रहे हैं फिनलैंड आने का, स्टडी के बाद या उसके जॉब ढूंढने से पहले, उसमें कोई एक आधा साल इस काम के लिए रखें कि आपने लैंग्वेज पे टाइम लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। नंबर 4 इज लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इस चीज को देखने के कई तरीके हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे फिनलैंड के बारे में अच्छा बुरा भी बोलते हैं कि यार रेसिज्म है, जॉब नहीं मिलती फॉरेनर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, उसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन बात यह है कि आप खुद से सोचो कि आप अपने मुल्क में हो, जहां कहीं से भी हो, आपके पास एक आपका लोकल बंदा है जिसको वहां की जुबान भी आती है, वहां के कल्चर्स का भी पता है, कस्टम्स का भी पता है, और एक बंदा बाहर से आया है जिसको ना आपके कल्चर का, कस्टम्स का पता है, वो आपकी तरह का दिखता भी नहीं है और उसको लैंग्वेज भी नहीं आती। किसको रखोगे आप? ऑब्वियसली आप लोकल बंदे को प्रेफर करोगे। फिर अगर आप चाहते हो कि आप लोकल को सुपरसीड करो और आपको ऊपर लाया जाए, तो यू शुड ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑन द टेबल ना। यू शुड हैव दैट एक्स फैक्टर। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो बात बनेगी। एक तो मुल्क छोटा है, फिर इसमें जो अच्छी जॉब्स होती हैं व्हाइट कॉलर, वो नॉर्मली फिन्स ही करेंगे, हर कंट्री में ऐसे ही होता है, और वहां पे आपको चांसेस कम मिलते हैं। यू नीड टू रियली स्ट्रगल। आपके लिए फिर वही ऑड जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, उससे भी नीचे वाली जो है ना वो रह जाती हैं। उसमें फिर हम लोगों ने भी कसम खाई होती है कि हमने जुबान नहीं सीखनी और हमने उसके अलावा इस सिस्टम को चीट करना, कोई ना कोई जुगाड़ निकालना, अंदर से कोई रास्ता ढूंढना है, तो फिर उसमें हम स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेट होना है तो आप ये ज़हन में रखें कि आपको लैंग्वेज भी सीखनी है और आपको डिग्री भी लेनी है, और आपने वो जो फिनिश बंदा अवेलेबल है उससे बेहतर बन के दिखाना है। नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। और उसके अलावा लिमिटेड हैं अपॉर्चुनिटीज, इतना ज्यादा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 50 जॉब्स अवेलेबल है, आप डालेंगे तो आपको इंटरव्यू आ जाएगा। नहीं, 100-200 CV बहन के भी कभी इंटरव्यू नहीं आता।
और कभी कभी आता है तो एक पे भी आ जाता है, तो रेफरेंस बहुत मैटर करता है, तो उसको भी काम करना। लेकिन ओवरऑल जो बात है कि फिनलैंड आपके लिए आइडियल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, वो ये है कि कंपेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज यहाँ पे जॉब मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा जॉब्स होती ही नहीं है, निकलती नहीं है, और यहाँ पे लोग जॉब छोड़ते भी नहीं जल्दी। स्विच करने का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है कि बस यहाँ किया यहाँ से निकल के, नहीं, 20-20 साल से लगे हुए हैं, 30-30 साल से लगे हुए हैं, लोग जल्दी निकलते नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जनाब मेरे को तो बस जाते अच्छी जॉब चाहिए, डिग्री खत्म करूँ तो अच्छी जॉब पे लग जाऊँ, ये कर लूँ, तो फिर भाई दोबारा सोच लो, फिनलैंड माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर जो स्किल्स आप सीखते हैं उसको जरा अलाइन करें फिनिश मार्केट के हिसाब से, देखें कि यहाँ पे कौन सी स्किल्स इन डिमांड है, आप स्टडी के दौरान उनको सीखें, या आप डिग्री वैसी लें कि बाद में आपकी जरूरत हो, आपकी मांग हो। अगर हमने डिग्री ऐसी ली हुई है, स्किल हमें ऐसी है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे बात बनेगी। बहरहाल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे फिर किसी दिन, लेकिन ज़हन में ये रखें कि फिनलैंड में जॉब लेना को बहुत आसान नहीं है, दैट इज नॉट ईजी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर जॉब, ऑड जॉब जिसमें आप क्या लोग छोटे लेवल की जॉब है, गिग वर्क है, डिलीवरी का काम है, टैक्सी चलाना है, ये है, वो मिल जाता है, और उसमें पैसा भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसे उसमें भी अच्छे खासे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि समटाइम लोग ऑड जॉब से ज्यादा पैसे बना लेते हैं। अब अगर किसी ने ऑड जॉब ही करनी, पैसे बनाने, तो ठीक है बन जाएंगे, लेकिन अगर कोई करियर ओरिएंटेड वो चाहता है कि उसने करियर बनाना और एक अच्छी जॉब पे बैठना, तो फिर भाई जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा मौके हैं नहीं, वी डोंट हैव टू मेनी अपॉर्चुनिटीज इन फिनलैंड, बिकॉज़ इट्स अ स्मॉल कंट्री एंड वो सारे फैक्टर जो है इसमें आते हैं, तो उस पर फिर आपको जरा देखना पड़ेगा, यू नीड टू रिकंसिडर। पांचवा रीजन कि व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर फिनलैंड इज द कल्चर एडजस्टमेंट। अब आप जब आते हो, अपने कल्चर से आते हो, तो आपका एक ब्रॉटअप एक खास तरह से हुआ होता है। अब आप एक नए देश में आते हो, एक नए मुल्क में आते हो, एक नई कंट्री में आते हो, तो वहां पे आप वाला कल्चर तो नहीं होगा, थिंग्स आर डिफरेंट। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं या बंदी हैं जो कि नए कल्चर को अडाप्ट करने के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं है, और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इसको या नहीं कर सकती इसको, तो भाई फिर आप ना आओ, फिर आप कुछ ऐसा कंट्री देखो जहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ज्यादा हो, जहाँ कम से कम आपकी कम्युनिटी बड़ी हो, आपकी तरह के और बहुत सारे लोग पाए जाते हो, ताकि आप रिलेट कर सकें। तो यहाँ तो फिर ऐसे ही है, क्योंकि दे गाइज आर नॉट फेमिलियर विद आवर कल्चर्स, और उनके लिए भी ऑड होता है, आपके लिए भी ऑड होता है। मिसाल के तौर पे आपको वो छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी जो आप आदी हैं इवेंट्स पे, जैसा ईद पे होती हैं छुट्टियाँ, या मतलब जो दूसरा होली है, त्यौहार है दूसरे, वो उस तरह से नहीं होते यहाँ पे, और उनका वो आप क्या लोग उस तरह से इंतजाम भी नहीं होता। पीपल डोंट इवन नो, समटाइम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई एम टेलिंग यू, ईद आके गुजर भी जाती है, पता ही नहीं होता। ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पता नहीं होता कि ये कल ये बच्चा उमर जाए क्यों नहीं आया, इसकी ईद क्या होती है, दे डोंट नो। रमजान क्या होता है उनको नहीं पता। तो अगर आपने एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो फिनलैंड है भाई। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना कल्चर की कुछ वैल्यूज भी मिले तो भाई फिर आप कुछ और कंट्री को देखो। और इसके अलावा वैसे भी फिनिश लोग जो है ना बड़े शाय और इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ये ज्यादा बातचीत नहीं करते, बहुत ज्यादा बताते नहीं है। हाँ, जब ये 2-4 पैक लगा लेते हैं तो फिर बड़े ओपन हो जाते हैं, इंग्लिश भी बड़ी फरफर बोलते हैं, लेकिन जनरली ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते और ज्यादा मिंगल अप नहीं करते। तो आपको ही इनके साथ कोशिश करनी है, एवरी टाइम यू नीड टू ट्राई, आपको ही बात करनी, आपको ही पहल करनी, आपको ही लेके चलना है। ना इस तरह से रिलेशनशिप बनते हैं यहाँ पे, ना इस तरह से दोस्तियां बनती हैं जिस तरह से हम आदी होते हैं, और ये प्रॉब्लम तो फिर रहेगा। तो ये एक डिफरेंट कल्चर है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे कल्चर में बुरी समझी जाती हैं, यहाँ पे उस पर कोई कॉन्सेप्ट कोई होता ही नहीं है उनको। बहुत सारी चीजों को हम बहुत अच्छा समझते हैं, यहाँ बहुत बुरी समझी जाती हैं। तो कल्चर शॉक्स काफी आते हैं और उसको भी देखना चाहिए। आप इसको मैंने एड्रेस किया हुआ है, एक अलग एक वीडियो बनाई हुई है कल्चर शॉक्स, वो भी जरा देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा किस किस्म के होते हैं। तो इन चीजों को ज़हन में रखें जब आप डिसाइड कर रहे हो कि मैंने फिनलैंड जाना है, तो आपको पता होगा यार वहां मुझे ये चीजें मिलेंगी, तो एम आई रेडी, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या ये मैं सारा कुछ कर लूंगा। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे सो यू आर मोर देन वेलकम। अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा, तो भाई कुछ और देख लो। फिर कोई कसम थोड़ी है, दुनिया में 210 अब तो आई बिलीव 200 कंट्रीज हो गई हैं रिकॉग्नाइज। फिनलैंड इज वन, अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन और भी है इससे। तो फिर आपने खुद से अपना डिसीजन करना है। एक और बात जो मैं यहाँ पे बता दूं कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फिनिश लोग थोड़े जेनोफोबिक हैं। जेनोफोबिक जो है वो करीब की टर्म है रेसिज्म की, थोड़े से नेशनलिस्ट किस्म के हैं, अप्रोच इनकी नेशनलिस्ट है। अभी रिसेंटली जो चेंजेस आ रही हैं इसमें क्या कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज में जो ड्राफ्ट किया गया उसमें भी ये रिफ्लेक्शन नजर आती है। और इस वक्त जो पार्टी रूलिंग पार्टी है या जो कोलिशन बनी है उसमें भी जो ट्रू फिन्स पार्टी है, तो वो लोग आगे आ रहे हैं। तो राइट विंग जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, आने वाले सालों में और डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, मेरी जैसी शक्ल वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी और मसले आएंगे। तो ये भी आपने देखना है और देख के इसको जेहन में ला के अपने उस निजाम में ला के तो फिर आपने जो है ना वो अप्लाई करना है और आना है और सिलेक्ट करना है केयरफुली। प्रेजुडिस होता है थोड़ा सा, फिनिश लोग एक खास तरह की राय रखते हैं खास तरह के लोगों के बारे में,
उनकी खास राय है इंडियंस के बारे में, उनकी खास राय है पाकिस्तानियों के बारे में, एक राय है बंगालियों के बारे में, एक राय है जनाब नेपालियों के बारे में, एक उन्होंने बनाई हुई है। आपको बोलेंगे नहीं वो कभी कि हम क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन अंदर वो है। और फिनिश बंदे के दिल की बात पता कराना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट कन्वर्सेशनल, आपसे बात तो करते नहीं है, शायर इंट्रोवर्ट रहते हैं। वैसे कपड़े उतार के फिर रहे होते हैं सामने में, लेकिन वैसे शायर इंट्रोवर्ट है। खैर ये मोहम्मद तो आज तक हल नहीं हुआ। एनीवे, तो मसला ये है कि एक डिफरेंट कल्चर है, तो उस कल्चर में क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओपन? अगर आप विलिंग है और आप ओपन है, यू कैन एक्सेप्ट सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम देयर कल्चर, अपनी कल्चर की चीजों को साथ लेके चल सकते हैं, तो ठीक है, तो फिर तो अच्छी बात है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये तो मसला है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, ऐसे लोगों के लिए जो फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, ये सोच के आए कि आपके जो बच्चे होंगे जिनको आप यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे उनकी तरबियत होगी, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, पता नहीं क्या क्या जो आपने देखा है मिलेगा, लेकिन आपका वो जो कल्चर है जिसमें आप पले बड़े हैं वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपका बच्चा वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे आप लोगों ने किया अपने बचपन में, जिस तरह आप चाहते हैं। सो दिस इज अ बिग बिग डिसीजन, इसको जरा देख सोच के करना है। Alright guys, so these were the 5 factors. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैंने सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स उसके बता दिए। तो ये 5 चीजें आपने ज़हन में रखनी है जब आपने डिसाइड करना है कि मैंने फिनलैंड जाना है या नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि आप ये 5 चीजें मैनेज कर पाएंगे तो यू आर मोर देन वेलकम, तरबतुल्लाह, वेलकम, खुशामदीद, आ जाएं। अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा भाई, तो फिर कोई और ऑप्शन जो आपकी लिस्ट में है उसको देख लें। और हाँ, और ये सवाल मत पूछा करें कि यार आप बता दें कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, मैं यूएस जाऊं, कि मैं कहाँ जाऊं। तो बेहतर है कि आप खुद से उसकी रिसर्च करें। जैसे हमने आपको फिनलैंड के बारे में बताया, ऐसे ही जो बंदा यूएसए में रहता है उसको फॉलो करें, उसकी वीडियोस देखें, दोनों को कंपेयर करें। जब कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में तो देखते हैं ना आप, यार ये वाली अच्छी है, ये वाली बुरी है, इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान है। तो ऐसे ही कंपेयर करके तो आप एक डिसीजन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मैंने अब इंग्लिश में व्लॉग बनाने कम कर दिए हैं और मैं उर्दू में ही बनाता हूँ, ज़्यादा उर्दू हिंदी में, ताकि ज़्यादा ऑडियंस जो है वो मेरी उसी तरह की है। तो फिर बेहतर है कि उनको उनकी बात उनकी ज़ुबान में आसानी से समझ आ जाए। और हाँ, ये भी मैंने फिनिश कल्चर से सीखा है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है अंग्रेजी ज़ुबान को, हमें भी अपनी ज़ुबान बोलनी चाहिए और उसमें ही काम करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फिनलैंड आना चाहते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, यू कैन पास, बट आई विल सी यू अराउंड, टेक केयर, बाय बाय।